हेलो एवरीवन। तो 2, 3 और 4 जुलाई को आपकी यूपी की परीक्षा है और उसके पहले जो पिछली बार परीक्षा हुई थी उसमें सीडीपी के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को करके जाएंगे आप तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो यूपी 2021 में फॉर्म भरे गए थे और इसी परीक्षा हुई थी 23 जनवरी 2022 को। तो पेपर 2 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे सभी 30 प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे डिस्कस। ठीक है, 30 एमसीक्यूज। तो ये इम्पॉर्टेंट है और हालांकि ये पेपर 2 है, यानी कि क्लास 6 to 8 लिए जो पेपर आया था वही है, लेकिन अगर आप पेपर 1 भी दे रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति आप समझते होंगे जिसको आप लोग कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो बात हो रही है कि मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति सभी में पाई जाती है, कोई भी जीव होता है, चाहे वो चूहा हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, यानी कि सभी प्राणियों में। तो यहाँ पर सभी प्राणियों में, और ये बाई बर्थ होता है, जन्मजात, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये विकल्प सी है। इस पर शिक्षा शास्त्रियों में सबसे अच्छी बहस जो की है तो मैकडूगल ने की है। आपको याद होगा कि मैकडूगल ने जो ये बेसिक इंस्टिंक्ट है इस पर काफ़ी अच्छी उन्होंने बहस और व्याख्या रखी है। तो मुख्य रूप से उन्होंने क्या बताया था, 3 बातें बताई थी। पहली बात कि ये बाई बर्थ होता है, यानी कि ये प्रवृत्ति जो होती है जन्मजात होती है। ठीक है, जैसे भूख, प्यास, क्रोध। ठीक है, अगर बच्चे की को भूख लगा हो तो रोता है, और कभी कभी तो ये भी देखा गया कि छोटे से बच्चे में भी कुछ एंगर भी देखने को मिलता है। दूसरी बात कि मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में होती हैं। आप चींटी को भी बार बार परेशान करेंगे तो भी वो काटेगी, मतलब क्रोध उसमें भी है, भूख उसमें भी है, सभी प्राणियों में है, तो बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि मूल प्रवृत्तियां आदत से भिन्न होती हैं। आदत का मतलब आप रोज सुबह उठते ही चाय पीते हैं, ये आपकी आदत है, इसको बदला जा सकता है, लेकिन आप जो मूल प्रवृत्ति है, भूख, प्यास, नींद और जो शारीरिक संवेग होते हैं उनको आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये आदत से भिन्न है और इनको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। 4 बातें बताई हैं मैकडूगल ने बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी किया करें। हालांकि आपके लिए जो क्लासेज हैं वो अब बहुत कम हो पाई इस बार, लेकिन कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम जब आपका सीटेट हो या फिर यूपी हो तो क्लासेस डीप में चलें और लंबी क्लासेस चलें। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, इसका सही उत्तर आर्टिकल 21A है। ठीक है, इसका उत्तर बेसिक देखो यहाँ पर जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 का जो संबंध है ये किससे है बताओ, याद है कि नहीं? मैंने बताया है सब कुछ डिटेल में आपको। तो 15 कहता है, अनुच्छेद 15, कि मतलब कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ, अगर जिस भी स्टेट में आप रहते हो तो आपके साथ, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म और लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का भेदभाव आपके पास नहीं होगा। ये व्यवस्था जो है स्टेट करेगा, राज्य करेगा। दूसरी बात, अब अनुच्छेद 26 आ गया है, तो इसमें धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। और 45 में कहा गया है कि जो बच्चे लेस देन 6 ईयर हैं, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध, ये दर्शाता है अनुच्छेद 45। ठीक है, हालांकि उत्तर आपका डी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज क्रस्मर। तो क्रस्मर ने व्यक्ति को मतलब जो शरीर है ना उसके आधार पर उन्होंने व्यक्तियों को 3 रूपों में बांटा है। उन्होंने कहा था कि एक एथलेटिक होते हैं, शरीर उनका सुडौल होता है। दूसरे होते हैं लंबकाय, ये कृष्णकाय भी कहे जाते हैं। और एक होते हैं छोटे और गोलकाय। तो ये तीनों प्रकार बताए हैं क्रस्मर ने। ठीक है, तो इसका उत्तर विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन है कि पर्पज ऑफ टीईटी इज मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों जो ये टीईटी होता है ये अभिक्षमता परीक्षण होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ऑप्शन ए ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा जो टीईटी की परीक्षा होती है ना, टीईटी की परीक्षा, तो टीईटी की परीक्षा में क्या होता है? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो आप टीईटी की परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, या फिर यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण होता है, चिकित्सकीय अभिक्षमता परीक्षण होता है, सिर्फ टीचर के लिए नहीं, यांत्रिक यानी कि इंजीनियर वगैरह, चिकित्सा में भी
अभिक्षमता परीक्षण होता है आदि इसी प्रकार जो परीक्षण के उदाहरण होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभिक्षमता का मापन करना। अभिक्षमता यानी कि अभियोग्यता, किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता, ये मापी जाती है टीईटी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है संघनन का सिद्धांत, यानी कि कंसोलिडेशन थियरी के बारे में बात हो रही है कि जो संघनन का सिद्धांत है ये किसकी व्याख्या करता है दोस्तों, तो ये स्मृति की व्याख्या करता है, मेमोरी की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीकों को व्याख्यायित करता है और इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के ब्रेन में, मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं और टाइम टू टाइम जिसकी जरूरत होती है वो बाहर आती है। ये होता है संघनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। पिछड़े बालक, who has given the concept of educational quotient for backward children। तो इसका उत्तर क्या होगा, सोनेल, गॉर्डन, बर्टन हॉल या फिर सिरिल बर्ट। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सिरिल बर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो बर्ट ने क्या कहा था कि जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। तो पिछड़े बालकों के शैक्षिक निष्पत्ति को प्राप्त करके प्रतिशत के अलावा प्रायः शैक्षिक लब्धि यानी कि EQ, आपने IQ जाना होगा, यहाँ पर बात हो रही है EQ के बारे में। EQ दैट इज एक होता है ना शैक्षिक आयु यानी कि एजुकेशनल एज अपान दैहिक आयु यानी कि जो फिजिकल एज होती है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ये फार्मूला होता है EQ का, IQ नहीं EQ का। तो CA के मतलब क्रोनोलॉजिकल एज होता है, क्रोनोलॉजिकल एज, और EA फॉर एजुकेशनल एज। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये सिरिल बर्ट के द्वारा दिया गया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था, बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं दे पाए थे। IQ के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, EQ के बारे में कम लोग जानते हैं, सो आप जानिए। अगला है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। मतलब ये जो नीचे दिए गए हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता, तो कह रहे हैं कि उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न होता है, डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विकल्प डी, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता जो है किसी एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। डगलस और हॉलैंड का नाम आपने सुना होगा, डगलस एंड हॉलैंड। तो डगलस हॉलैंड ये कहते हैं कि उत्तम परीक्षा में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत हो सकते हैं। चूंकि कोई भी परीक्षण उत्तम तभी माना जाएगा जब उसमें वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, सरलता जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें तो हैं लेकिन अभिक्षमता इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। द्वितत्व सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। तो बुद्धि के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है, अभी जो आपकी 2-3 क्लासेज हुई हैं उसमें मैंने बुद्धि को अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आप गेस कर पा रहे होंगे कि ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर होगा थियरी ऑफ रिग्रेशन यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये बुद्धि के सिद्धांत में नहीं आता है, उत्तर इसका सी होगा। तो दोस्तों ये जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है यह सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये वंशानुक्रम। ठीक है, और इसके प्रतिपादक कौन है, तो मनोवैज्ञानिक सोरेनसन। ये जो सिद्धांत दिया गया है एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब बात हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टलेस ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं इसे। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल, लाल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ये क्या रहेगा, तो लाल ग्रंथि। दोस्तों ये जो लाल ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के यानी कि अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत 8 मुख्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे कि इसमें पीयूष ग्रंथि आती है, थायराइड ग्रंथि आती है और ब्रिक ग्रंथि भी आती है। इसमें ब्रिक ग्रंथि आती है, इसको आप एड्रेनल भी कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि आती है, पैराथायराइड आती है, जनन ग्रंथि आती है,
जो रुधिर में यानी कि ब्लड में तरह तरह के हार्मोन्स छोड़ती रहती हैं। ये हार्मोन्स शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनके कार्यों को नियमित बनाते हैं। लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है, लार आपके मुंह में आता है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था, दोस्तों उन्होंने बताया था ना, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पहली अवस्था होती है 0 से 2 साल, फिर 2 से 7 साल, 7 से 11 साल ये तीसरी अवस्था होती है, 11 साल प्लस ये चौथी अवस्था होती है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था होती है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान देना इसको, संवेदी गामक अवस्था ये पहली अवस्था होती है, ये सेंसरी मोटर स्टेज ये पहली अवस्था है, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज ये दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी है और ये होता है औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये चौथी अवस्था होती है 11+ के। तो इसको आप याद रखेंगे आप, पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, ये रट के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि, ठीक है, मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। तो दोस्तों ये इसका उत्तर क्या रहेगा? देखो इसका उत्तर होगा अंतर्दर्शन, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये होगा आपका विकल्प डी, अंतर्दर्शन। तो आत्मनिरीक्षण का अर्थ होता है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये सब मैंने आपको बूस्टर में दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा का जो संबंध है ये होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, सोशल लर्निंग थियरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। बंडूरा के अनुसार प्राणी जो है वो वातावरणीय उद्दीपकों के प्रति यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुभवों और अंतर्दृष्टि इंसाइट की सहायता से छांटता है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि अधिगम में पठार, ठीक है, अधिगम में पठार किस कारण बनता है? जैसे कि लर्निंग में जो एक पठार यानी कि उस समय विकास ये दिखता नहीं है कि आदमी सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है, तो ये प्लेट्यू कहते हैं इसे, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज काज ड्यू टू। तो दोस्तों ये होता है पठार थकान द्वारा, ठीक है, फटीग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। रास कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, ये पठार है, ठीक है। अगला है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? अधिगम अंतरकरण को, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर रेट ऑफ लर्निंग, अधिगम की गति, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, या फिर इंटरेस्ट अभिरुचि। दर्पण चित्र परीक्षण, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए, अधिगम अंतरण, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अधिगम अंतरण को मापने के लिए ये प्रयुक्त होता है दर्पण चित्र परीक्षण। एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है और इसका उपयोग सीखने की दर, हाथ आंख के समन्वय और न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका उत्तर क्या होगा? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, बुद्धि, इंटेलिजेंस, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, या फिर अभिरुचि, इंटरेस्ट। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों व्यक्तित्व, ठीक है, यानी कि पर्सनालिटी। क्लाउड पिक्चर परीक्षण होता है ये व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। ये व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। कैसी विधि है ये एक प्रक्षेपी विधि है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण विलियम ईस्टर्न ने दिया है, ठीक है। ये जो परीक्षण है ये किसने दिया है? तो विलियम ईस्टर्न के द्वारा इसे दिया गया है। इसमें 3 चित्रों की श्रृंखला शामिल होती है जो स्याही धब्बों के बजाय बादलों से मिलते जुलते हैं। इसमें जो पहला पिक्चर होता है
तो सबसे विशिष्ट रंगों और रूपों को प्रस्तुत करता है। जो बी चित्र होता है एक मध्यवर्ती स्थिति पर होता है और सी सबसे अस्पष्ट होता है, और इन चित्रों में कोई समरूपता या अन्य नियमितता नहीं होती है। इस परीक्षण में क्लाउड के चित्र यानी कि बादल के चित्र दिखाकर पूछा जाता है कि क्लाउड किसके जैसा दिखता है, और उत्तरदाता बादल के चित्रों का अवलोकन करके जवाब देते हैं कि वह किस प्रकार का है। ठीक है, मतलब कल्पना शक्ति इसमें देखी जाती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, ऑल ऑफ दीज। तो शारीरिक विकास दोस्तों ना वातावरण से, वंशानुक्रम से, स्पोर्ट और एक्सरसाइज सबसे प्रभावित होते हैं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे आपका IQ, अभी हम लोगों ने पढ़ाया था आपको EQ, अब आ गया आपका IQ। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और मुझे पता है फटाक से आप इसका आंसर देंगे। सही आंसर विकल्प बी में है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो ध्यान देना कि इसका जो आविष्कार है IQ फार्मूला जो है ये किसने दिया था? ये टर्मन ने दिया था, ये मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? हु डिस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की चर्चा किसने की है? तो डेवी ने की है दोस्तों। इसका उत्तर विकल्प बी होगा। विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? डेवी ने की है। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है और इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। डेवी ने इस बात पर भी बल दिया कि चिंतन की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए प्रत्यय निर्माण, तर्क तथा समस्या समाधान के विषय में अध्ययन करना आवश्यक होता है। अगला है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। आगमनात्मक तर्क जो होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, उसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन में से कौन सा इसमें एक शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर आप लोग गेस करिए और सही उत्तर होगा इसका डी, इमेजिनेशन इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करके इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह भूख के कारण से रो रहा है। इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। भाटिया कहते हैं कि आगमन विधि खोज और अनुसंधान की विधि है। चूंकि विकल्प में दिए गए तीनों स्तर आगमनात्मक तर्क से संबंधित हैं, जबकि कल्पना आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है, तो इसीलिए उसका उत्तर कल्पना को माना गया है, ऑप्शन डी को। अब अगला क्वेश्चन है कि सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्नर कंटेंट। जो बात सीखी गई है उसको धारण करना और पुनः स्मरण करने में असफल होना, दोस्तों ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है? स्मरण, फॉरगेटिंग, रिटेंशन या फिर थिंकिंग। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विस्मरण, फॉरगेटिंग, यानी कि विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। ड्रेवर कहते हैं कि विस्मृति का अर्थ होता है कि किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता, ये होता है विस्मरण। ठीक है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? चलिए अब आपका जो IQ का फार्मूला है उसको भी इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, देखते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि एक होती है आपकी मेंटल एज, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, और इसको 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो मेंटल एज है वो 8 साल है और उम्र क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज 5 है गुणे 100। तो यहाँ पर IQ जो है वो 160 आ रहा है, तो इसका मतलब बुद्धि लब्धि जो है वो 160 होगी। ये ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? तो चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मंद बुद्धि बालक होते हैं ऐसे बच्चों को जिसमें बौद्धिक न्यूनता होती है, जिसमें बुद्धि कम होती है, उन्हें बौद्धिक रूप से अशक्त बालक या मंद बुद्धि कह दिया जाता है। तो मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ ज़्यादा मंद बुद्धि होते हैं, कुछ कम होते हैं। उनमें से कुछ बालकों को विशेष ध्यान देकर साधारण प्रकार के कार्य कराना सिखाया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे भी बालक हैं जिन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकती। ठीक है,
तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो बिल्कुल निम्न बुद्धि के होते हैं, ठीक है, निम्न बुद्धि के, तो इनका जो IQ होता है वो क्या रहता है 55 से 70 के बीच में। अगर 55-70 के बीच में IQ आ रहा है तो मतलब ये निम्न बुद्धि बालक है। सामान्य बुद्धि बालक जो होते हैं इनका जो IQ होता है ये कितना रहता है, तो ये सामान्य रूप से 35 से 40, ये 35 से 40 से शुरू होकर 50-55 के बीच में रहता है। इसके बाद आता है तीव्र, जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उनका जो IQ होता है ये 20 से 25 से शुरू होकर 35 से 40 के बीच में रहता है। और अति गंभीर ये 20 से 25 के बीच से भी कम होता है, और 70 से 89 वाले सीमावर्ती बालक होते हैं। तो प्रश्नानुसार मंदबुद्धि बालकों का परीक्षण योग्य IQ स्तर दिए गए विकल्प ACD तीनों से संबंध रखता है, परंतु PNP ने इसका उत्तर माना था विकल्प C को, ठीक है। तो 36 से 39 इसको माना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट ये आपने खूब पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये होता है व्यक्तित्व मापन के लिए, यानी कि यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट होता क्या है, तो रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड के विख्यात मनोरोग विशेषज्ञ हरमन रोरसा ने किया था। कब? 1921 में। इस परीक्षण में स्याही के धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, और इन कार्डों में से 5 बिल्कुल काले हैं, 2 काले और लाल हैं, 3 अनेक रंगों के हैं। जिस मनुष्य के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे ये कार्ड निश्चित समय के लिए और अंतर के बाद एक एक करके दिखाए जाते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक कार्ड के धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी धब्बों में जो भी आकृतियां देखता है उनको बताता है, और परीक्षक उसके उत्तरों को सविस्तार लिखता है। और इस प्रकार इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जबकि बुद्धि, रुचि और अभिक्षमता के मापन हेतु इस टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि यह विस्मृति का कारण नहीं है। इट इज नॉट द काज ऑफ फॉरगेटिंग। तो स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां, इसमें से कौन सा है जो कि विस्मृति का कारण नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो दोस्तों, इसका उत्तर होगा विकल्प ए, डिजायर टू रिमेंबर। स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है। तो ये पहला उत्तर आपका जो है आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है उस विज्ञान के बारे में जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, फिर विभाजित करने, फिर प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि। तो दोस्तों ये जो मेथड है इसे आप क्या कहेंगे? ये होता है सांख्यिकी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द ऑड वन आउट। देखिए यहाँ पर 16 PF, TAT, रेवन का परीक्षण और ड्रा ए मैन परीक्षण, इसमें से एक अलग है तीनों से, 3 आपस में समान है। तो दोस्तों रेवन का परीक्षण शेष दिए गए विकल्पों से भिन्न है, तो यानी कि इसका उत्तर विकल्प सी है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो रेवन का परीक्षण है यह बुद्धिमापन के अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है, जिसमें परीक्षार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता है। उसे दिए गए अनेक वैकल्पिक प्रतिरूपों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिससे अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके। 16 PF, TAT और ड्रा ए मैन परीक्षण का संबंध व्यक्तित्व के मापन से है। ये जो है ये तीनों परीक्षण ये व्यक्तित्व मापन से हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हो रहा है कि द मीडियन ऑफ 7, 8, 9, 10, 11, 12 इज। तो देखो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न आया था इसमें क्या करेंगे आप? मध्यांक निकालना है आपको। मध्यांक मतलब n+1/2 v संख्या, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आप देखिए कुल मिला के कितना हो रहा है? n+1 यानी कि 9 और 10 को यहाँ पर क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, ये 19/2 होगा और आ जाएगा आपका 9.5। तो 9.5, तो यहाँ पर जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ये मैंने आपको बताया था। इसका उत्तर होगा कोहलर। हालांकि कोहलर का नाम नहीं है, तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक यानी कि विकल्प ए आपका इसमें
करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था। इसके मतानुसार व्यक्ति या प्राणी संबंध, प्रक्रिया तथा प्रयत्न और भूल से न सीखकर सूझ द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो गुड ने कहा था कि सूझ यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालीन ज्ञान है। और गेस्टाल्टवादी जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उसमें कोहलर हैं, कोफा हैं, वर्दीमर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था मैकडूगल के बारे में। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या संबंध होता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, जी हाँ, विकल्प ए, ये संवेग होते हैं, इमोशंस। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, बाय बर्थ, और ये सभी में होती हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति कार्य करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। तो बच्चा पैदा होता है, भूख प्यास उसे लगती है, तो इसके लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड ये देखिए अंतिम क्वेश्चन आ गया आपका कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे आप, प्रत्यक्ष ज्ञान, संवेदना, अप्रेरणा, कल्पना, और सही उत्तर बनेगा इसका विकल्प ए, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब बात करें अगर प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में, तो प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। यह बाह्य उद्दीपकों अर्थात वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं को तात्कालिक ज्ञान देने वाले मानसिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उदाहरण क्या है, बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दी, इससे उसे ध्वनि संवेदना हुई और उस व्यक्ति को वह पहचान कर अनुमान लगा लेता है कि उसे पिताजी बुला रहे हैं या उसका कोई मित्र बुला रहा है। आवाज़ की इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो कुछ और वीडियोज़ आपके लिए मैं अपलोड कर सकता हूँ। आप कमेंट कीजिएगा क्या इसी प्रकार के और वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपलोड किए जाएँ या फिर नहीं। लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।